एज़ोस्पर्मिया यानी कि नील स्पर्म काउंट आजकल बहुत कॉमनली पाया जाता है। नील स्पर्म काउंट 1% ऑफ मेल्स में पाया जा सकता है, यानी कि 100 में से एक आदमी को एज़ोस्पर्मिया है। और जो इनफर्टिलिटी से डील कर रहे हैं ऐसे लोगों में इसका इंसिडेंस 10% तक हो सकता है। एज़ोस्पर्मिया कहने से पहले हमें सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में कुछ चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। पहली चीज कि क्या उस रिपोर्ट में सेंट्रीफ्यूगेशन मेंशन्ड है, क्योंकि एज़ोस्पर्मिया की रिपोर्ट देने से पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि उसमें सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया गया हो एटलीस्ट 15 मिनट तक। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद पैलेट जो बनता है, कई बार उसमें हमें स्पर्म्स मिल जाते हैं जिसको क्रिप्टोज़ोस्पर्मिया कहते हैं। मतलब कि ये एज़ोस्पर्मिया नहीं था जिसमें स्पर्म नील थे, इसमें स्पर्म्स हिडन थे यानी कि क्रिप्टोज़ोस्पर्मिया। तो वो हमें जब सेंट्रीफ्यूज करके वो स्पर्म्स कॉन्सेंट्रेट होकर पैलेट में आ जाते हैं तब कई बार हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए वो पैलेट एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज जो हमें देखनी चाहिए सीमेन की रिपोर्ट में वो है कि उसमें फ्रक्टोज देखा गया है कि नहीं। फ्रक्टोज एक किस्म की शुगर है जो कि अगर पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन वाला कॉज नहीं है। यूजुअली नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में फ्रक्टोज पाई जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में फ्रक्टोज एब्सेंट होता है। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट देखनी चाहिए सीमेन की रिपोर्ट में वो है कि ड्यूरेशन ऑफ एब्स्टिनेंस क्या था, कि 2 to 7 डेज प्रॉपर एब्स्टिनेंस मेंटेन करके सैंपल लिया गया है या नहीं। चौथी चीज जो इम्पोर्टेंट हमें देखनी होती है वो ये है कि इसमें जो वॉल्यूम था सीमेन का वो नॉर्मल था कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कलेक्शन एरर रहा हो। तो ये 4 पॉइंट्स जरूर देख लेने चाहिए। एज़ोस्पर्मिया कहने से पहले आइडियली हमें 2 सैंपल्स जांच लेने चाहिए 4 to 6 वीक्स अपार्ट। अब हमें ये जानना जरूरी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है, यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो टेस्टिस नाम का ऑर्गन होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनता है और स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं डक्ट सिस्टम में। तो डक्ट सिस्टम में सबसे पहले एपिडिडमिस आता है, फिर वास डिफरेंस, फिर इजैक्युलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये एक्सपेल हो जाते हैं बाहर। अब ये जो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये एंडोक्राइन कंट्रोल में होती है। मतलब हाइपोथैलेमस के थ्रू GnRH नाम का हार्मोन बनता है, फिर पिट्यूटरी FSH LH नाम का हार्मोन बनाता है। इन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन वहाँ होता है। यदि किसी भी कारण से इन हार्मोन्स की एक्सिस में कोई खराबी आ जाए तो ये एक कारण हो सकता है एज़ोस्पर्मिया का। सेकेंड रीजन होता है अगर टेस्टिस के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हो। तीसरा कारण होता है कि जो डक्ट सिस्टम ड्रेनेज जो स्पर्म्स को ड्रेन करता है उस डक्ट सिस्टम में कहीं पे ब्लॉकेज हो। तो अकॉर्डिंगली एज़ोस्पर्मिया के 3 कारण होते हैं, जिसको प्री टेस्टिकुलर कहते हैं यानी कि हार्मोन के लेवल पे, सेकंड है टेस्टिकुलर यानी टेस्टिस के लेवल पे, तीसरा है पोस्ट टेस्टिकुलर यानी कि टेस्टिस से तो स्पर्म्स बराबर बन रहे हैं लेकिन डक्ट सिस्टम में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन। यदि डक्ट्स के लेवल पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो तो फिर ये पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज कहलाता है। एज़ोस्पर्मिया के वर्कअप में सबसे पहला स्टेप होता है एक डिटेल्ड हिस्ट्री, जिसमें कि हम बचपन में कहीं मम्स तो नहीं हुआ था या और कोई कीमो रेडिएशन लिया है, इस तरीके की पूरी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री डिटेल में लेते हैं। इसके बाद एक फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें कि हार्मोन का लेवल देखा जाता है। हार्मोन्स में FSH, एस्ट्राडियोल, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, LH ये वाले सारे टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में इमेजिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड जो कि स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड या ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड हो सकता है। कुछ केसेस में MRI हेड की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जेनेटिक स्क्रीनिंग की भी कुछ पेशेंट्स में जरूरत पड़ती है, जिनमें कि हमें कैरियोटाइप या Y क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन देखना हो। अब हम जानते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो एज़ोस्पर्मिया के मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि हमें BMI को नॉर्मल रेंज में लेके आना होता है, स्ट्रेस अवॉइड करना होता है और अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको या कोई भी गोनाडोटॉक्सिक जो ट्रीटमेंट यदि चल रहा हो तो उसको बंद करना होता है। सेकंड स्टेप है कि इसका कॉज क्या है। अब कॉज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट टेलर किया जाता है। जो हार्मोनल कॉजेज हैं, हार्मोनल कॉजेज में यदि हाइपो का केस है, मतलब कि उसमें अंदर हार्मोन्स ठीक से नहीं बन रहे हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस में, जो कि FSH LH हार्मोन्स ठीक से नहीं बन रहे हैं, तो ये वाले हार्मोन्स हम बाहर से जब देते हैं तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने लग जाता है और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस भी रिज्यूम हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ टाइम लगता है, जैसे मिनिमम 3 to 6 मंथ्स का टाइम इसमें लगता है। उन केसेस में जिनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ होता है तो इस हार्मोन को ठीक करने के लिए हम मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं, जो कि खाने वाली गोलियां होती हैं। यदि किसी ने बाहर से टेस्टोस्टेरोन का सप्लीमेंट लिया हो, उस वजह से एज़ोस्पर्मिया हो गया हो, तो इस सप्लीमेंट को हमें बंद करना होता है। फिर एंडोजेनस हार्मोन प्रोडक्शन खुद ही होने लग जाता है या कुछ केसेस में हमें इंजेक्शन से भी फैसिलिटेट करना पड़ता है। अब हम आते हैं टेस्टिकुलर कॉजेस पे। तो जो टेस्टिस के लेवल पे प्रॉब्लम है स्पर्म्स के प्रोडक्शन में, इसमें यूजुअली जेनेटिक कॉजेस होते हैं। तो इसमें हमको सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल की जरूरत पड़ती है। इसमें टीसा नाम का एक प्रोसीजर होता है और एक MTSA नाम का प्रोसीजर होता है। टीसा नाम के
के प्रोसीजर में हम एनेस्थीसिया के अंडर ये प्रोसीजर करते हैं और इसमें हम टेस्टिस में से एक नीडल डाल के जेंटल सक्शन के थ्रू स्पर्म्स को निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें 60% तक चांसेस होते हैं कि स्पर्म्स मिल जाएंगे। यदि इसमें नहीं भी मिलते हैं तो एक सेकंड स्टेप प्रोसीजर होता है जिसको माइक्रो से कहा जाता है, जिसमें कि हम एक टेस्टिस पे इंसिजन देकर फिर एरियाज देखते हैं कि कौन से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमें लग रहा है कि इसमें स्पर्म मिलेंगे, तो हम वो वाले ट्यूब्यूल्स निकाल के उसमें स्पर्म्स को ढूंढते हैं। ओवरऑल सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल में 60% तक चांस हो सकता है स्पर्म्स मिलने का। अब लास्ट सबसेट ऑफ पेशेंट्स होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का, यानी कि जिसमें डक्ट सिस्टम में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से स्पर्म्स बन तो रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस 40% केसेस ऑफ एज़ोस्पर्मिया में पाए जाते हैं। इन केसेस को यूरोलॉजिस्ट इवैल्यूएट करते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये सर्जिकली करेक्टेबल है। अगर ये सर्जिकली करेक्टेबल है तो फिर इनमें सर्जरी पॉसिबल है, या यदि कोई पेशेंट सर्जरी नहीं चाह रहे हैं और या फिर सर्जरी फेल हो जाती है तो ऐसे केसेस में सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल ही इसमें ऑप्शन रहता है, जिसमें कि हम पीसा करते हैं यानी कि एपिडिडिमल स्पर्म रिट्रीवल होता है, उसमें परक्यूटेनियस एपिडिडिमल स्पर्म एस्पिरेशन, या फिर हम टीसा या एमटीसा। इन सर्जिकल टेक्निक से हमें स्पर्म्स मिल जाते हैं। इन केसेस में तकरीबन सभी केसेस में हमें स्पर्म मिल जाते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के कारण होते हैं ट्रॉमा या इन्फेक्शंस, जो कि रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं यूजुअली, जैसे किसी की वैसेक्टमी हुई हो यानी कि नसबंदी, तो ये केस भी ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया ही काउंट होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा है कि जीरो स्पर्म का मतलब जीरो होप नहीं होता। इस तरीके के और कंटेंट के लिए इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।